holding an anti-Hindi agitation. सर, ये तमिलनाडु के लोगों को अपने लैंग्वेज पे इतना गर्व क्यों है? इनके स्टेट के बारे में इतना स्पेशल क्या है? गर्व क्यों ना हो, तमिल लैंग्वेज जो आज के प्रेजेंट डे साउथ इंडिया में 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मदर टंग है, वो इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है। कुछ सोर्सेस के हिसाब से तो ये संस्कृत से भी पुरानी है। तमिलनाडु एक कल्चरली रिच स्टेट है, ये तो आप सबको पता ही होगा, पर तमिलनाडु की हिस्ट्री भी उतनी ही फैसिनेटिंग है, जो शुरू होती है पाषाण युग से। ज़्यादा हिंदी हो गई क्या? पाषाण युग मतलब स्टोन एज से, जहाँ स्टोन टूल्स बनाने की इंडस्ट्री का बूम चल रहा था। अगर आपको कभी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी स्टोन टूल्स की साइट देखनी हो तो आप जा सकते हो अथिरापाकम, अथिरापाकम। अगर आपको कभी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी स्टोन टूल्स की साइट देखनी हो तो आप जा सकते हो अथिरापाकम नाम के गांव में, जो चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। द्रविडियन लोगों की ओरिजिन स्टोरी बहुत कंट्रोवर्शियल है, पर इंडिया में ये लोग आज से करीब 3000 साल पहले से रह रहे हैं। संस्कृत में द्रविड़ा शब्द का यूज साउथ इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन डिनोट करने के लिए होता है। तमिलनाडु की हिस्ट्री लाइमलाइट में तब आई जब वहाँ पर संगम लिटरेचर की शुरुआत हुई। संगम लिटरेचर को साउथ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर माना जाता है। सिलापड़िक्करम, मणिमेखलाई जैसे इपिक्स इस पीरियड में लिखे गए। संगम लिटरेचर में तमिलनाडु के एंशिएंट हिस्ट्री को पोएम्स के थ्रू डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसमें एंशिएंट तमिलनाडु के कई सारे राजाओं और राजकुमारों का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन मेगस्थनीज ने अपनी किताब में मदुराई को पांड्या डिनास्टी की राजधानी बताया है। द डार्क एज। संगम एज खत्म होते ही कालभ्रा डायनेस्टी के राइज के साथ तमिलनाडु के हिस्ट्री का डार्क पीरियड शुरू होता है। इस डायनेस्टी का एग्जैक्ट ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस बारे में ज़्यादा एविडेंस अवेलेबल नहीं है, बट इस डायनेस्टी के रूल को ब्लैक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शासन के दौरान तमिलनाडु की कई सारी कल्चरल हेरिटेज साइट और लिटरेचर को डिस्ट्रॉय किया गया है और तमिलनाडु के कई सारे राजाओं की भी हत्या की गई है। इसीलिए इस डार्क पीरियड के बारे में कुछ चुनिंदा एविडेंस ही बौद्ध और जैन लिटरेचर में पाए जाते हैं। बट आफ्टर अ लॉन्ग डार्क नाइट देयर इज ऑलवेज अ शाइनिंग डे अहेड। पांड्याज और पल्लवाज ने मिलकर कालभ्रा डिनास्टी के इविल रूल को खत्म करने के लिए उन पर आक्रमण किया। कालभ्रास के डिक्लाइन के साथ ही तमिलनाडु की हिस्ट्री का मिडीवल पीरियड शुरू होता है। इस पीरियड में तमिलनाडु की काफी प्रोग्रेस हुई और कई सारे ग्रेट एम्पायर्स का राइज देखने को मिला, जैसे कि पल्लवास, पांड्याज और चोल डायनास्टी। इस पीरियड के दौरान हिंदुइज्म साउथ इंडिया में एक डोमिनेंट रिलीजन बना। पांड्यन राजा मलयध्वज पांड्या की एक बेटी थी मीनाक्षी, जिसने अपने फादर के बाद पांड्या डिनास्टी के गद्दी को बहुत सक्सेसफुली संभाला। मदुराई का मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। मदुराई सिटी उस वक्त इसी टेम्पल के अराउंड बनाई गई थी। उधर चोल डिनास्टी के राजा ने थंजावुर में बृहदेश्वरा टेम्पल को बनाया। ये 1000 साल पुराना मंदिर आज भी इंडिया में फेमस है। इसे पजल टेक्निक का यूज करके बनाया गया है। पजल टेक्निक का मतलब है एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को जमाना, वो भी बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल किए, यानी दो पत्थरों के बीच कुछ भी नहीं होता है। ये दोनों टेम्पल्स एडवांस्ड द्रविडियन आर्किटेक्चर और एंशिएंट तमिल कल्चर का बेस्ट एग्जाम्पल्स है। द एज ऑफ एम्पायर्स। 7th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के तमिलनाडु के इतिहास के पीरियड को एज ऑफ एम्पायर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड के दौरान पल्लवास, पांड्याज और चोलास, ये 3 डिनास्टीज तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों पर शासन कर रही थी। तमिलनाडु का एंशिएंट टाइम से ही जियोग्राफिकल एडवांटेज ये था कि ये एक कोस्टल रीजन है, जहाँ से तमिल राजाओं ने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे। इस पीरियड में यूज किए हुए कई ग्रीक कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकवर किए हैं। ग्रीक हिस्टोरियन निकोलस ऑफ दमास्कस ने पांड्यन राजा द्वारा रोमन एम्परर सीजर अगस्तस को भेजे हुए एम्बेसिडर से हुई मुलाकात को डॉक्यूमेंट किया है। हालांकि चोल, पांड्याज और पल्लवास के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ होती रही, पर फिर भी इसका असर तमिलनाडु के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर नहीं हुआ। 9th सेंचुरी में ऐसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट पल्लवाज और पांड्यास के बीच में शुरू था, जिसका फायदा चोल डिनास्टी ने उठाया और पल्लवा किंग अपरिजता को बैटल में हराकर पल्लवा डायनास्टी का एंड कर दिया और उनकी पूरी टेरिटोरी अपने एम्पायर में शामिल कर ली। मिडीवल चोलास। चोल साम्राज्य के राजा विजयालया और उनके बेटे आदित्य ने
मेडिवल चोल साम्राज्य के एक इम्पेरियल लाइन को इस्टेब्लिश किया, लेकिन कमजोर राजा और छोटे मोटे रीजनल राजाओं के साथ बढ़ते विवादों के कारण कुछ ही सालों में चोल साम्राज्य का पतन हुआ। इस्लामिक इन्वेजन। मिडीवल इंडिया में इंडिया के कई हिस्सों में मुस्लिम इन्वेजन हो रहा था, जिससे तमिलनाडु भी बच नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर ने 1311 में मदुराई को इन्वेड किया और मदुराई सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। यह पहली बार था कि किसी इस्लामिक रूलर ने तमिलनाडु के किसी रीजन को कॉन्कर किया था, पर मदुराई सल्तनत यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बाद में कर्नाटका के विजयनगरा एम्पायर ने उसको हराकर इस रीजन को कॉन्कर कर लिया। ये वही विजयनगरा एम्पायर था जिसने ब्रिटिश एम्पायर को मद्रास के सी पोर्ट पर अपनी फैक्ट्री शुरू करने की परमिशन दी थी। साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया, उस वक्त इंडियन रूलर्स में बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी यूनिटी। इस लैक ऑफ यूनिटी की वजह से इंडिया में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ। डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और इंडिया पर 150 से भी ज़्यादा साल राज करने वाले ब्रिटिश। तमिलनाडु में एक राजा ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनका नाम था धीरन चिन्नमलाई, जो वेस्टर्न तमिलनाडु रीजन में रूल करते थे। उन्होंने अंग्रेजों को 3 बैटल्स में हराया, पर 1805 के वॉर में चिन्नमलाई की हार हुई और अंग्रेजों ने उनको और उनके 2 भाइयों को फांसी पे चढ़ा दिया। और इसी के साथ तमिलनाडु का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया। अंडर ब्रिटिश रूल इसी रीजन को मद्रास स्टेट कहा जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद इसी रीजन को तमिलनाडु स्टेट बना दिया गया, विच मीन्स द लैंड ऑफ तमिल्स। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान तमिलनाडु ने इंडिया को कई सारे फ्रीडम फाइटर्स दिए, जैसे तिरुप्पुर कुमारन और कुमारस्वामी मुदलियार। आज़ादी मिलते ही हमारे देश को इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। भारत भर में कई जगहों पर कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, पर तमिलनाडु और अदर साउथ इंडियन स्टेट्स में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि तमिलनाडु में एक दूसरे के रिलीजन के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट आज़ादी के पहले भी बरकरार था और वो आज भी बरकरार है। इसीलिए वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस पोलराइजेशन के बेसिस पर कभी चुनाव जीत कर नहीं आती। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया पर कब्जा करने के लिए बनाया हुआ मास्टर प्लान क्या था ये जानना चाहते हो, तो हमारी ब्रिटिश एम्पायर वाली डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए।